हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत आपका दाबाजे वाला में। तो आज हम लोग लेके आ गए हैं आप लोगों के क्लास 12 जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा था वंशागति के आणविक आधार। तो इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं, आज जो हेडिंग पड़ी हुई है आपकी, डीएनए का प्रतिकृतिकरण, मतलब डीएनए से डीएनए कैसे बनता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करेंगे आज की कहानी को। तो हमारी स्टोरी रहने वाली है आपकी थोड़ी सी बेसिक। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक वर्ड दिया था लिख करके, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ जो है वो वहीं से आ रहा है। और इस चैप्टर में अभी तक जो भी पढ़ा है, ठीक है, और आगे पढ़ेंगे, मतलब रियल में चैप्टर की स्टार्टिंग अब होने वाली है। अभी तक हमने केवल आनुवांशिक पदार्थ की खोज और उसके गुण जाने थे, ठीक, अलग अलग प्रयोगों के द्वारा। लेकिन अब रियल में क्या है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वो यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आपका जो लास्ट में वर्ड रहेगा, चलिए, तो हमारी कहानी थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लास्ट में हमारा जो मैंने छोड़ा था आपको, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखना है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, क्योंकि आज जो हम पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे और यही है वो आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं। और इससे पूरी यूनिट में आपके 1 2 3 चैप्टर इसमें आते हैं। इस पूरे यूनिट से आपके 18 नंबर का पेपर आता है एपी बोर्ड में। ठीक है, तो 70 नंबर है, उसमें 18 नंबर का जो है वो केवल इन 3 चैप्टर से आने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंस का अपने आप में अलग ही हो जाता है। मैंने कहा सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, तो है यह डीएनए। जो डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है आपका एमआरएनए, एंड एमआरएनए से क्या बनता है आपका प्रोटीन बनता है। मतलब ये पूरी यहां से यहां तक की जो प्रक्रिया होती है इसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। सॉरी, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माफी चाहूंगा, प्रोटीन नहीं, डीएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया तक की, डीएनए से प्रोटीन बनने तक की प्रक्रिया है, यही है आपका सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, अब इसमें क्या है, अलग अलग डीएनए से एमआरएनए बन रहा है तो इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं अनुलेखन, अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया इसे कहते हैं अनुवादन। क्या कहते हैं? अनुवादन। अनुवाद करना जो होता है ट्रांसलेट करना, तो इसे बोलेंगे ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। ठीक है, अनुवादन, अनुलेखन। ठीक है, अब सुनो, फिर ये क्या है, रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए से डीएनए की बनने की जो प्रक्रिया होती है, डीएनए से डीएनए बनने की जो प्रक्रिया है, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी प्रतिकृतिकरण, प्रतिकृति, रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रतिकृति। ठीक है, रेप्लिकेशन यहां पर लिख देंगे, दैट इज रेप्लिकेशन। ठीक है, प्रतिकृति बनाना, मतलब यहां पर क्या होगा, यहां पर डीएनए से डीएनए के अणुओं का ही निर्माण होगा। ठीक है, जबकि यहां पर क्या होगा, डीएनए से एमआरएनए का अणुओं का निर्माण होगा, एंड एमआरएनए क्या करेगा, फाइनली जाकर के प्रोटीन का निर्माण करेगा। ठीक, लेकिन ये प्रक्रिया जो पढ़ने जैसे पढ़ाया है, जितना अपने इतना आसान बताया है कि ओनली 3 स्टेप है, डीएनए, एमआरएनए, प्रोटीन। ठीक, इसे होने में, इसे कंप्लीट करने में बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारी क्रिया विधि लगती हैं, वो अपने आप में अलग अलग टॉपिक करके धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे, तब वो सारी चीजें समझ में आएंगी। एक बार में इन्हें समझना अपने आप में थोड़ा सा मतलब बड़ा टास्क हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो अब पता चल गया होगा, रेप्लिकेशन। आज हम यहां से यहीं तक, यहां से इधर नहीं जाएंगे, 2 वीडियो बनेंगी बेटा यहां से, एक तो केवल यहीं तक, अगली वीडियो में हम बात करेंगे यहां से, मतलब 2 वीडियो, मतलब एक ये, इससे आने वाले में क्रियाविधि इसकी, और इसके आने वाले में आप पढ़ेंगे अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ने वाले हैं। अब थोड़ी सी क्लियर ये हो गया होगा, क्लियरिटी आपके माइंड में आ गई होगी कि अब पढ़ना है कैसे, क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें। ठीक,
अब थोड़ी सी एनसीईआरटी की लाइन जो मैंने इधर लिख रखी है, क्या है आपका प्रतिकृतिकरण, प्रतिकृति रेप्लिकेशन। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कब दिया गया था, तो बता दूं थोड़ा सा, 1953 में, ठीक है, 52-53 होता है, 53 में ने दिया था आपका वाटसन और क्रिक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करा चुका हूं, ठीक है, एमसीक्यू में वैसे भी आपको पूछा जाता है। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत करने के बाद वाटसन व क्रिक ने, क्या नाम दे रखे हैं, किसने किया था, वाटसन और क्रिक ने डीएनए की प्रतिकृति की योजना प्रस्तुत की, योजना प्रस्तुत की। तो इसके अनुसार जो मैंने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज लिखा, ये हूबहू लाइन आपकी जो लिखी हुई है एनसीईआरटी में, वो लाइन से थोड़ी सी इज्जत दे दें और समझ लें क्या लिखा हुआ है। उनके अनुसार लिखा, विशिष्ट युग्मन की जानकारी के बाद आनुवांशिक पदार्थ के रूप में, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में निर्माण की प्रक्रियाओं के बारे में तत्काल प्रतिपादन से बचा नहीं जा सकता। ठीक है, मतलब आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पहले आनुवांशिक पदार्थ की जानकारी हुई, फिर उसमें कौन कौन से जो युग्मन है, मतलब उन्हें जो क्षार है कौन किससे जुड़ रहा है, इसके बाद में पता चला कि इनकी जो है प्रक्रिया जो होती है, इनके निर्माण की नए बनेंगे कैसे। ऐसा तो इस तरह रहता है, मतलब एक डीएनए बन गया क्या वही कंटिन्यू चलता रहता है, ऐसा वो रेप्लिकेट करता है, द्विगुणन करता है, ठीक है, मतलब अपनी जैसी कॉपियां बनाता है। ये मार्कर जैसे समझ लो मैं हूं और सेम हूबहू मेरे जैसे, मतलब एआई जो बन जाते हैं वो कॉपी, ठीक है। किनसा बनाना, डीएनए से डीएनए के अणु बनाने क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं, यानी प्रतिकृतिकरण कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम परिभाषा लिख सकते हैं, क्या बना दें परिभाषा सिंपल से, डीएनए से डीएनए के अणुओं के निर्माण, डीएनए से डीएनए के अणुओं के निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया को रेप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। यहां पर डीएनए क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, यानी द्विगुणन करेगा, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनेगा, ठीक है। ये सिंपल वे में मैं बताएं, जैसे मान लो ये आपका डीएनए है, यह डीएनए क्या करेगा, दूसरे नए डीएनए को बना देता है, ये विधि। तो ये क्लियर हुआ होगा डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, किसे कहते हैं, ठीक। अभी तक आगे देखेंगे अब ये होता कैसे है, तो इसकी विधि में क्या है, अलग अलग मत है। सबसे पहला जो मत है, जिसका कोई प्रायोगिक प्रमाण नहीं है, ना एनसीईआरटी में ना ही अदर बुक में है, ठीक है, बट थोड़ा सा स्टार्टिंग में हम अपना बेस बनाने के लिए करेंगे। पहला जो प्रयोग है, ठीक है, मतलब ऐसे मानते हैं वैज्ञानिक लोग, मानते हैं नहीं मानते थे, ठीक है, मान के क्योंकि है, तो अभी जो चीज हम लोग मान रहे हैं वो साइंटिफिक प्रूफ है, मतलब प्रायोगिक रूप से वो सत्य हो चुकी है, सिद्ध हो चुकी है कि हाँ ये ऐसा है, बट इसका कोई जो आपका प्रायोगिक सिद्धांत जो है वो नहीं मिला है या नहीं। इसमें बोलते हैं, इसे बोलते हैं संरक्षी विधि, संरक्षी विधि। ये बताते थे वैज्ञानिक पहले के लोग कि जो डीएनए है वो संरक्षी विधि से क्या करता है, संरक्षी विधि द्वारा रेप्लिकेशन करता है, संरक्षी विधि द्वारा रेप्लिकेशन करता है। इसका मतलब सिंपल सा बेटा ये है, जैसे मान लो ये डीएनए है, अब ये डीएनए क्या हुआ, किसी भी कारणवश टूट गया, मान लो यहां से डीएनए टूट गया, तो अब क्या बनेगा, नया डीएनए बनेगा यहां से ऐसे करके, अब ये डीएनए ऐसे करके अलग हो जाएगा, ठीक है, दूसरा बना लेगा। जब ये टूट जाएगा तो फिर ऐसे करके अपना दूसरा बना लेगा, जब ये टूटेगा तो ये भी अपना दूसरा बनेगा, मतलब कुछ ऐसे करके जो था वो था संरक्षी विधि। मतलब डीएनए संरक्षी का नाम देखो, संरक्षी में क्या है, यहाँ पर जो डीएनए के जो स्टैंड है, यानी जो रज्जुक है, वो अलग अलग नहीं हो रहे हैं, पूरा पूरा डीएनए जो खंड है वो खंडों में टूट जा रहा है, डीएनए जो टुकड़ा है वो अलग अलग दो टुकड़ों में टूट जा रहा है, हर टुकड़ा अपने आप को क्या करता है, बड़ा कर लेता है, मतलब सिंपल से भाई ऐसा छोटा सा बड़ा हो जाता है। जैसा कि आपने, मैं बता दूं, मान लीजिए आपने एक जी पढ़ा होगा प्लेन एरिया, 11th क्लास में प्लेन एरिया पढ़ा होगा पुनरुद्ध भवन में, पुनरुद्ध भवन, रीजनरेशन, रीजनरेशन इसे बोलते हैं, रीजनरेशन, रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में आपने प्लेन एरिया पढ़ा होगा, प्लेन एरिया के जितने टुकड़े करें हर टुकड़ा अपने आप में क्या बनाता है, एक नया प्लेन एरिया को जन्म देता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, सेम वही कंडीशन आती है कि डीएनए के जितने टुकड़े करें हर डीएनए टुकड़ा क्या करेगा, नए डीएनए को जन्म देगा,
वो कहानी थी बेटा आपकी, किसकी बात करते हैं, आपके संरक्षी विधि की। किसकी रहती है, संरक्षी विधि की। ठीक, कोई भी इसके बारे में, मैंने क्या बोला है, सिंपल सी बात है, इसके बारे में कोई भी आपको ऐसा प्रमाण नहीं है, प्रायोगिक प्रमाण नहीं है, ना ही इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बट आपको पढ़ना क्या है, जिसका प्रयोग जो आपको प्रायोगिक प्रमाण दिखा है जिसे हम पढ़ेंगे, वो है अर्ध संरक्षी विधि। सेकंड आपका क्या रहता है, सेकंड रहता है अर्ध संरक्षी विधि। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अर्ध संरक्षी विधि। ठीक है, अर्ध संरक्षी विधि, अर्ध संरक्षी विधि। अब इसमें क्या होता है, इसके प्रयोग की बात करेंगे, लेकिन समझ लेते हैं। अर्ध संरक्षी विधि में बताया गया है कि इसमें क्या होता है, जैसे डीएनए आपको पता है कि डबल हेलिक्स मॉडल होता है ऐसे करके। ठीक है, अब इसमें हेलिक्स होता है, लेकिन डबल स्टैंड में बोलूंगा, यहाँ पर हेलिक्स नहीं बना रहा हूँ, सिंपल सिंपल सीधा सीधा बना रहा हूँ, सीढ़ी जैसा। ठीक है, क्योंकि जब छोटी क्लास में डीएनए पढ़ते हैं तो डीएनए बताते हैं डीएनए का सीढ़ी नुमा होता है। जिस प्रकार से क्या होते हैं, सीढ़ी में डंडे होते हैं, उसी प्रकार से डंडे की जगह पर क्या होते हैं, इसमें नाइट्रोजन जो आपके जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, बॉन्ड होते हैं, ऐसा करके पढ़ते हैं छोटी क्लास में। बट यहाँ पर आपको छोटी क्लास से नहीं, मतलब सही सही से बताएंगे सारी चीजें। तो यहाँ पर मैंने डीएनए कैसा लिया है, डीएनए इस फॉर्म में लिया है, सीढ़ी जैसा इस फॉर्म में लिया है, और ऐसे करके जो लगा दिए वो इसके क्या है, आपके जो एनबीए नाइट्रोजन क्षार लगे वो लगे हुए हैं। ठीक, तो होता क्या है इसमें, डीएनए आपको थोड़ा सा बता दें बेटा, तो ये आपका कौन सा, ये 3' to 5' है, 5' to 3', और ये है आपका 3' to 5'। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा था, अर्ध संरक्षी विधि में क्या होता है कि हर डीएनए क्या करता है, डीएनए अपने अपने स्टैंड को क्या करता है, अलग कर देता है। मतलब जो दोनों रज्जू होती हैं, जो दोनों रज्जू होती हैं, इनको अलग कर देता है। दोनों रज्जू अलग हो जाती हैं, स्वतंत्र हो जाती हैं। ठीक है, जो क्या करती है, एक टेम्पलेट का काम करती हैं, अलग हो जाएंगी और क्या बनाएंगी, टेम्पलेट बनाती हैं। क्या बनाती हैं, टेम्पलेट। क्या होता है टेम्पलेट, जैसे वो सिंपल से बताएं, जैसे ये 3' है, ये मान लो ये वाला कौन सा 5' इधर वाला, तो 5' to 3' ऐसे करके छोड़ दो इसको। दूसरा उधर वाला कौन सा, ये है आपका 3' और ये 5' नीचे। ठीक, अब ये इसका कैसे, ये इधर रहेगा। अब होता क्या है, थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लूंगा आपके लिए ताकि सारी चीजें क्लियर हो सके। अब ये क्या करते हैं, टेम्पलेट बना लेगा। हर टेम्पलेट क्या करता है, अपना पूरक बना लेता है। पूरक, पूरक श्रृंखला का निर्माण करता है। क्या होती है पूरक श्रृंखला, देखिए जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, डीएनए के अंदर कौन कौन से क्षार होते हैं। डीएनए के अंदर आपके क्षार होते हैं ए जी सी टी, ए जी सी टी। एडेनोसिन होते हैं, थायमिन होते हैं, ग्वानिन होते हैं, और आपका साइटोसिन होता है। ठीक है, ये होते हैं। तो ये क्या करेगा आपका, ये करता क्या है, जैसे इधर आपका मान लो थोड़ी कंडीशन के लिए, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मान लो यहाँ पर क्या है, ए है, इसके बाद में मैं केवल 3 बनाऊंगा। ठीक है, ए सी, ए जी सी बना दो पहले, चलिए ए जी सी टी। ठीक, ए जी सी टी, इसके पास भी क्या आते हैं, इसके भी पास है ए, क्योंकि अब ये अलग अलग बना हुआ है ना। जैसे मान लो इसके पास में ए जी सी टी है, तो क्या होगा, ए के सामने क्या बनेगा, ए से थायमिन के सामने क्या रहेगा, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, एडेनिन, एजीसीटी है। ठीक है, सेम वही कंडीशन क्या मिलेगी, यहां से आपका क्या बनेगा, आगे की जो कहानी रहती है वो हमारी बनेगी, एक ऐसी श्रृंखला बन जाएगी। वो क्या बनेगी, जैसे ये आपका 3' है और ये 5', तो ये क्या करेगा, अपने आप में 3' to 5' श्रृंखला बना लेगा, क्योंकि 5 से 3 तो अपने आप में खुद ही था। ये इधर वाला जो है ब्लैक वाला, ये कौन सा 5 से 3 वाला था, तो 3 5 नहीं था इसके पास में, तो इसने क्या कर दिया 3 5 अपने आप में बना लिया, जो इसकी कैसी पूरक श्रृंखला कहलाएगी। ठीक है, और ये इसके पास क्या था, दूसरी श्रृंखला जो टेम्पलेट श्रृंखला वो 3-5 थी, 3 से 5 वाली थी। तो ये क्या बनाएगी, ये बनाएगी आपकी, ये कौन सी बना लेगी, ये बनाएगी 5-3। अब देखो यहाँ पर ये थोड़ी सी, अभी इनको रुको, अभी बताएंगे जस्ट 1 सेकेंड में। ये क्या है, ये थी अभी बोले तो ये पैतृक श्रृंखला है। पैतृक श्रृंखला यानी बोलेंगे टेम्पलेट पे, यहाँ पैतृक दोनों सब लिखेंगे, एक पर लिखेंगे पैतृक,
पैतृक श्रृंखला, जिसे मैंने क्या होता है टेम्पलेट, टेम्पलेट श्रृंखला है। ठीक, ये भी आपकी कौन सी है, सेम वही, पैतृक है टेम्पलेट है, एक ही बात है। और जो रेड वाली बनी हुई है, ये वाली बनी है, ये कौन सी है, ये बनी है न्यू श्रृंखला, मतलब नई श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ, ये नई श्रृंखलाएं हैं, नई पूरक श्रृंखलाएं हैं। एक नाम और आ जाएगा नई पूरक, क्योंकि मैंने यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है पूरक श्रृंखलाएं, तो नई और पूरक श्रृंखलाएं। ठीक, तो इस प्रकार से क्या करता है डीएनए, प्रतिकृतिकरण करता है, मतलब द्विगुणन करता है, इतना हम बोल सकते हैं। एक डीएनए से कैसे दो डीएनए का निर्माण हो रहा है, वो एक डीएनए ये था और इससे क्या हुआ, ये दो डीएनए का निर्माण हुआ। कैसे हुआ, सिंपल वे में। अभी देखो मैंने जो जो चार लिखे थे वो मैंने मिटा दिए, नहीं अभी जस्ट देख रहे। ठीक, अब ये कैसे करेगा सारी चीजें, अब थोड़ा सा मैं इसको भी हटा दूं यहाँ से, सेंटर डोग्मा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये विधि है आपकी अर्धसंरक्षी विधि। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। डीएनए का प्रतिकृतिकरण जो है अर्धसंरक्षी विधि के द्वारा होता है। किसने दिया है इसका जो है साइंटिफिक जो प्रयोग किए हैं, उनका पूरा प्रयोग पढ़ना है। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर जो कुछ लिखा है, ये सारी चीज यहाँ से यहाँ तक एटलीस्ट आपका क्या है, पूरा एनसीईआरटी की लाइन से है। ये परिभाषा मैंने खुद से लिखी है आपके सामने जस्ट, इसमें कुछ इधर उधर नहीं करना है। और ये चीज है आपको समझाई मैंने, संरक्षी विधि और अर्धसंरक्षी विधि। ठीक, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख देंगे इसको हटा करके, ये विधि जो है आपको अभी फिर से भी पढ़नी है एक बार में, क्योंकि जब हम प्रयोगात्मक इनकी लिखेंगे, मतलब इसका प्रयोग प्रमाण लिखेंगे, तब भी आपको ये पढ़नी पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है आपका, मैंने लिखा है प्रतिकृतिकरण करते हैं। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक पॉइंट लाइन और लिखेंगे। जब इसमें क्या होता है डीएनए के जो दोनों रज्जुक होते हैं, डीएनए के दोनों रज्जुक पृथक हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, पृथक होकर टेम्पलेट बनाते हैं, टेम्पलेट श्रृंखला का निर्माण करते। जो मैंने अभी समझाया था वही लिख रहा हूं। ठीक है, टेम्पलेट श्रृंखला का निर्माण करते हैं। प्रत्येक टेम्पलेट श्रृंखला, प्रत्येक टेम्पलेट श्रृंखला अपने पूरक श्रृंखला का निर्माण करती है, अब देखो ये मैं चाहता था पहले लिख देना, लेकिन मुझे पहले क्या लिखना, दोनों विधि पढ़ानी थी, समझानी थी, संरक्षी और अर्धसंरक्षी, कंजर्वेटिव एंड सेमी कंजर्वेटिव जो मेथड है वो क्या होता है, इसके बाद में मैंने ये लिखी। ठीक है, तो वो ये लाइन में चाहता तो पहले लिख सकता था, लेकिन जब मैं वो पढ़ाता संरक्षी पहले पढ़ाता संरक्षी विधि, तो कहते हैं उसमें तो अलग हो ही नहीं रही है ना, तो मन में थोड़ा डाउट आता है। इस वजह से ये सारी चीजें आपके मन में ना आए, पहले समझा दें, इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखने का प्रेफर किया है। ठीक है, तो ये है आपकी पूरी चीजें, और नोट करके लिख लेना। चलिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा, नोट क्या है, जो ये लाइन लिखी ना, ये लाइन, इसी लाइन को क्या कहते हैं, ये दोनों लाइन मतलब एक और ये, इन्हीं की वजह से क्या कहते हैं, ये जो पूरी विधि है इसे कहते हैं अर्धसंरक्षी विधि। ठीक है, क्या कहते हैं, उपर्युक्त विधि को मैं यहाँ पर लिख दूं, उपर्युक्त जो मैंने समझाया है, उपर्युक्त मेथड को, विधि को क्या कहते हैं, अर्धसंरक्षी विधि कहते हैं, अर्धसंरक्षी, सेमी कंजर्वेटिव, अर्धसंरक्षी, सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड कहते हैं इसको। जो यहाँ पर दोनों रज्जु क्या होते हैं, अलग होते हैं, और जो क्या करते हैं, एक टेम्पलेट श्रृंखला का निर्माण करते हैं, और हर टेम्पलेट श्रृंखला क्या करती है, अपने आप में एक नई श्रृंखला जिसे कहते हैं पूरक श्रृंखला। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री
पूरक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री। ठीक है, चलिए थोड़ा पानी पी लें, स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी को। आगे आप देखेंगे इसमें नेक्स्ट जो है आपका, अब हम बात करेंगे इसमें अर्धसंरक्षित श्रृंखला है, इसका प्रायोगिक प्रमाण क्या है। जब एनसीईआरटी रीड करोगे, जब इसके इतना पढ़ लोगे, इसके बाद में बेटा आपको एक लाइन मिलेगी लिखी हुई, हेडिंग पड़ी हुई, प्रायोगिक प्रमाण। प्रायोगिक प्रमाण। तो यदि हम प्रायोगिक प्रमाण की बात करते हैं, प्रायोगिक प्रमाण की बात करते हैं यहाँ पर, तो प्रायोगिक प्रमाण जो है हमारे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिए हैं, ये दिए हैं आपके साइंटिस्ट, याद रखने हैं। दो साइंटिस्ट हैं, दो वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक नाम में आपको याद रखना है मैथ्यू मैसेल्सन। क्या नाम है इनका? मैसेल्सन नाम है इनका। ठीक है, कहीं कहीं आपको मेसल्स मिल सकता है, मैथ्यू मेसल्स, लेकिन कई बुक में मैथ्यू मेसेल्सन लिखा हुआ है। एंड दूसरे हैं आपके फ्रैंकलिन स्टॉल एंड फ्रैंकलिन स्टॉल। क्या नाम है इनका? फ्रैंकलिन स्टॉल। इन लोगों ने अर्धसंरक्षी प्रयोग, जो अर्धसंरक्षी विधि है, इसका प्रयोगात्मक प्रमाण दिया है। कब दिया था? तो ये दिया है आपका 1958 में। कब देते हैं बेटा? 1958, 1958 में क्या करते हैं, एक प्रयोग करते हैं, और प्रयोग के द्वारा ये सिद्ध कर देते हैं कि डीएनए का जो द्विगुणन होता है, डीएनए में जो द्विगुणन होता है वो अर्धसंरक्षी विधि के द्वारा होता है। ठीक है, तो अपने ये प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग में ये क्या करते हैं, क्या किया इन्होंने? ठीक है, इन्होंने सिद्ध किया। ठीक है, इन्होंने सिद्ध किया, मैं लिख दूं थोड़ा सा आगे पढ़ा के। इन्होंने सिद्ध किया, उसके बाद में आगे लिखते हैं कहानी। इन्होंने सिद्ध किया डीएनए प्रतिकृति अर्धसंरक्षी विधि द्वारा होती है। अर्धसंरक्षी विधि द्वारा होती है, ही द्वारा होती है। ठीक है, ये चीज है। क्या किया था इन्होंने अपने प्रयोग में? इन्होंने अपने प्रयोग में क्या लिया था? जीवाणु लिया था, वो लिखना है। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या लिया था। प्रयोग कर रहे हैं तो क्या क्या लेना है इन्हें, किस तरह कर रहे हैं। तो जीवाणु वही लेते हैं, एस्चरिचिया कोलाई, जिसे ई कोलाई बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसे, ई कोलाई। ठीक है, साथ में क्या करते हैं, ये तत्व लेते हैं, और तत्व में जो नाइट्रोजन तत्व लेते हैं, और इसके लेते हैं समस्थानिक। कौन सा तत्व लेते हैं? नाइट्रोजन का समस्थानिक लेते हैं। दो नाइट्रोजन होंगे आपके, एक लेते हैं N14, एक लेते हैं N15। ठीक है, N14 N15 लेते हैं। ये थोड़ा सा हल्का होता है, नाम से ही मतलब देख रहा होगा 14 है तो भाई इसका भार कम होगा, और ये कैसा होता है, भारी होता है। ठीक, और किस फॉर्म में लेते हैं? तो ये लेते हैं अमोनियम क्लोराइड। केवल ऐसे नहीं लगे, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, NH4 अमोनियम क्लोराइड। और साथ में एक तत्व और लेते हैं, एक यौगिक और लेते हैं, तत्व नहीं बोलेंगे, सीजियम क्लोराइड बोलेंगे, सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड से बोलेंगे CaCl। ठीक है, CaCl, सीजियम क्लोराइड लेते हैं। अब सब कहाँ कहाँ लेते हैं सारी चीजें बताएंगे, पहले इतना समझ लीजिए आप। जीवाणु लेते हैं, एस्चरिचिया कोलाई, एस्चरिचिया कोलाई बोलते हैं, ई कोलाई। तत्व लेते हैं नाइट्रोजन जो होते हैं आपके, इसके भी समस्थानिक लेते हैं, रेडियो एक्टिव लेते हैं। एक आपका N14 वाला, एक 15 वाला। ठीक है, समस्थानिक समझ रहे होंगे, जिनका क्या होता है, परमाणु भार होते हैं वो अलग अलग होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, वो होते हैं समस्थानिक। जिनका स्थान समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग रहते हैं। तो कौन कौन से लेते हैं? 14 और 15 वाले इन्होंने ले लिए हैं। ठीक है, 14 और 15 वाले इन्होंने ले लिए हैं। इसके बाद में मैंने क्या, एक तत्व और लिया है इन्होंने, वो लिया है सीजियम क्लोराइड। एक मतलब यौगिक और लिया है सीजियम क्लोराइड। और ये जो लेते हैं नाइट्रोजन, ये यौगिक फॉर्म लेते हैं। किस फॉर्म लेते हैं? तो अमोनियम क्लोराइड। क्योंकि इस फॉर्म में क्या कर देंगे, इस बैक्टीरिया का
जो आपका एसिडिया ई कोलाई है इसका संवर्धन करेंगे, संवर्धन समझ रहे हो, उसका कल्चर करेंगे लैब में, ठीक, उसे उगाएंगे। इसकी मतलब पूरा जो जीवन रेखा, पूरी जो जीवन है वो इसका यहाँ पर देखेंगे, पूरे लाइफ की स्टडी करेंगे। तो लाइफ स्टडी करते हैं तो इसमें एसिडिया कोलाई लेने में जो देखते हैं तो इसका जो जीवन काल जो होता है, मैं थोड़ा सा बता दें कि एसिडिया ई कोलाई को ही क्यों लिया, क्योंकि इसका जो जीवन काल जो होता है वो मात्र 20 मिनट का होता है। 20 मिनट में खत्म कहानी इसकी, सब कुछ कर देगा, ठीक है, 20 मिनट में। और इसके बाद में क्या करता है ये, मतलब अपने जो बहुत ज्यादा संख्या में क्या करता है बोले तो बैक्टीरिया पैदा कर सकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा संख्या, बहुत जल्दी इन्हें दुगनी की अवस्था बहुत तेज होती है, बहुत जल्दी से एप्लीकेशन होता है इनमें, तो ज्यादा देर नहीं लगेगी, लगभग आधा घंटे 1 घंटे कोर्स में सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ठीक। मान लो चलो कि 20 मिनट में है ना, तो 3 पीढ़ी लेने हैं इन्हें, तो 20 या 60, 1 घंटे का काम है, सही है, 1 घंटे में कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक। तो ये कुछ ऐसे करके इन्होंने क्या किया, अपना प्रयोग किया था। अब ये इनके प्रयोग में हम थोड़ा सा इसे रेज करेंगे, ठीक है, चलो इस करेंगे, इसे लिखे रहने देंगे, इसको रेज करूंगा यहाँ से। तो अब ये क्या करेंगे, अब ये जाएंगे लैब में इनको लेकर के, और लैब में क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया का क्या करेंगे, यहाँ पर इसका कल्चर करेंगे, और कल्चर अपने माध्यम में करेंगे जैसा वो चाह रहे हैं, मतलब वांछित मीडियम देंगे, वांछित मतलब जैसा वो चाह रहे हैं, जैसा चाह क्या रहे हैं, वो चाह रहे हैं क्या सिद्ध करना, ये डीएनए है वो आपका अर्ध संरक्षी विधि द्वारा क्या करता है, अर्ध संरक्षी विधि द्वारा द्विगुणन करता, रेप्लिकेशन करता है, ये चीज चाह रहे हैं। अब वो क्या करेंगे, यहां से 3 अलग अलग 3 जगह, मतलब एक प्रथम ई कोलाई लोगे, यहां सुनो ये चीज क्या बात कर रहे हैं वहां पर भाई, यहां पर ले रहा, इन्होंने लिया है पहला ई कोलाई, ये लिया इन्होंने फर्स्ट ई कोलाई लिया, ई कोलाई। इसके बाद में 20 मिनट के बाद में दूसरी पीढ़ी मिल जाएगी इनके लिए, क्योंकि मैंने बोला जीवन काल 20 मिनट का होता है इसका मात्र। तो ये ले लिया इन्होंने दूसरा ई कोलाई, ई कोलाई। इसके बाद में फिर 20 मिनट के बाद में तीसरा आ गया। अब यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर भी आपका ये तीसरा ई कोलाई आ गया, ई कोलाई। अब क्या किया इन्होंने, सबसे पहले वाले में इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें जो तत्व डाला था, मतलब जो यौगिक लिया था अमोनियम क्लोराइड, वो लिया था जिसमें नाइट्रोजन आपका 15 वाला था, मतलब समस्थानिक यूज कर रहे थे तो नाइट्रोजन 15 वाले यहाँ पर यूज किया गया था, 15। इसके बाद में इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें किया नाइट्रोजन 14, और इसमें भी कौन सा किया, नाइट्रोजन 14। इन दोनों में नाइट्रोजन 14, और पहले वाले में कौन सा डाला था, पहले वाले में डाला नाइट्रोजन 15, नाइट्रोजन 15 का यूज इसमें किया था, ठीक है। तो इसके बाद में आगे क्या हुआ, जब इन्होंने इसको कल्चर होने दिया, कल्चर होने के बाद में सब कुछ सही हो गया, इसके डीएनए को सब कुछ जब सही हो गया, तब इन्होंने क्या किया, सब कुछ सही होने का मतलब है ना कि ये जो नाइट्रोजन था, जैसे बता दें आपकी जानकारी के लिए, तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्यों नहीं, जैसे आपको पता है डीएनए में क्या होता है, नाइट्रोजन क्षार होते हैं, तो ये जो डीएनए जो आपका नाइट्रोजन लिया है, ये नाइट्रोजन सीधा कहाँ आ जाएगा, डीएनए में आ जाएगा, और डीएनए में कहाँ पर आया है सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक। जैसा कि मैंने पीछे इनका एक प्रयोग और है इसी बैक्टीरिया को लेकर के, इनका नहीं मतलब वो वैज्ञानिक दूसरे थे, तो उन्होंने फास्फोरस और सल्फर लिया था। तो फास्फोरस सल्फर क्यों लिया था, क्योंकि वहां पर ये बात था कि प्रोटीन को लिया जाए या डीएनए को माना जाए, तो उन्होंने ऐसा सुना कि रासायनिक नाम में क्या होता है, डीएनए में नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, तो फास्फोरस का रेडियो एक्टिव ले लो, और प्रोटीन की संरचना में क्या होता है, सल्फर होता है, उसका रेडियो एक्टिव ले लो। जहां पर देखा जाएगा रेडियो एक्टिव सल्फर गया तो मान लेंगे हाँ ये सल्फर वाला है, जहां पर ये फास्फोरस गया मान लेंगे फास्फोरस वाला है। तो फास्फोरस डीएनए में मिला, प्रोटीन मिला नहीं, ठीक है। वैसे सारी चीज यहाँ पर नाइट्रोजन क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन सीधा कहाँ जाएगा, डीएनए में चला जाएगा, उनके नाइट्रोजन पेयर की जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं वहां पहुंच जाएगा। तो ये सारी कहानी किसकी, नाइट्रोजन की। अब ये क्या करेंगे, इसको अलग अलग कल्चर करेंगे, कल्चर करने के बाद में अलग अलग इन सब जो मतलब ये लिया इसका अलग इसका अलग, ठीक। आगे कंटिन्यू ये कुछ चलता रहेगा। और यहाँ पर क्या करते हैं, इनके जो मिश्रण है
इनका जो मिश्रण है, मतलब इसका मिश्रण, इसका मिश्रण और इसका मिश्रण, इनके मिश्रण के मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, एक होगा हल्का डीएनए, मैं ऐसा लिख लूँ, चलो भारी डीएनए लिख लूँ। भारी डीएनए कौन सा है, जिसमें N15 है, और भारी डीएनए और हल्का डीएनए, हल्का डीएनए, इनको क्या करते हैं, सीजियम क्लोराइड, जो मैंने लिखा है ना सीजियम, सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड में क्या करेंगे, मिला करके अब इसका करेंगे अपकेंद्रण। क्या कराते हैं, इसका करा देंगे अपकेंद्रण। ठीक है, जब अपकेंद्रण कराएंगे, अपकेंद्रण के बाद में अब इसको प्रणाली में देखेंगे, तब वही बात सेडिमेंटेशन वाला वही लॉ फॉलो होगा। यहाँ पर भी कौन ऊपर बचा, कौन नीचे बचा, कौन सा बीच में बचा है, ठीक है, वो सारी चीजें, मतलब भारी डीएनए और हल्का डीएनए। ठीक है, इसको क्या किया इन्होंने, सीजियम क्लोराइड में मिलाकर अपकेंद्रण कराते हैं। क्या कराते हैं, ये कराते हैं अपकेंद्रण। कराते हैं तो अब देखिए, ये मैं बना रहा हूं टेस्ट ट्यूब, थोड़ी सी बड़ी सी नहीं बन पाई है, जहाँ छोटी सी है कोई दिक्कत नहीं, मैनेज करेंगे आप लोग। ये बना दी मैंने, ये टेस्ट ट्यूब इधर से। इसके बाद में तीसरी मैं बनाऊंगा यहाँ पर टेस्ट ट्यूब, जिसमें इन्होंने इसको लिया है, जिसमें इन्होंने इसको लिया है। ठीक, जब इन्होंने इसमें लिया, लेने के बाद इन्होंने क्या देखा, तो इन्होंने ये देखा, जैसे समझो इसमें कौन सा है, N15 है, N15 है। अब इसका जो डीएनए होगा, इसका डीएनए जो था वो कहाँ, वो भारी था, तो वो नीचे बैठ गया। कहाँ बैठ गया, नीचे, बिल्कुल नीचे आ गया, नीचे। जैसे मानो इसका जो डीएनए होगा, ये समझो ये आपका डीएनए था, ये कौन सी श्रृंखला है भाई, सिंपल चीजें लिखने हैं आपको। ये है 5-2-3 और ये है आपकी 3-2-5 श्रृंखला। अब जब ये अलग अलग होगी, जब ये अलग हुई होगी, तो इसको मैं अलग कर रहा हूं। क्या नाम है, 5 है, 3 है, और ये कौन सी है इधर वाली, तो इसमें हम बात करेंगे तो ये है आपकी 3 और 5, 3 और 5। ठीक, तो जब इन्होंने, जब ये पूरक बनाएंगे, जब पूरक बनाएंगे, तो पूरक बनाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा आपका 5-3 आ जाएगा, और इसमें 3-5 आ जाएगा। और इसमें कौन से तत्व आएंगे, तो इसमें आ जाएगा, इसमें क्या होगा, इसमें दोनों में, इसमें और इसमें कौन सा होगा, N15 तत्व होगा। N15 तत्व कैसा, भारी है, तो भारी है तो भाई ये कहाँ पर मिलेगा आपको, बिल्कुल नीचे मिलेगा, बॉटम में बैठा हुआ मिलेगा। कहाँ मिलेगा, बॉटम में, बिल्कुल तलहटी में आपको नीचे दिखेगा ये डीएनए। ठीक है, तो ये चीज किसमें रही थी, उन्होंने बिल्कुल नीचे दिखा दिया, क्योंकि ये कैसा आपका भारी है, कैसा आपका भारी, इस वजह से क्या आपको नीचे दिख रहा है। सही, अब सुनिए, अब आगे गए, जब आगे इन्होंने जब इसको भेजा, ये वाला, यही डीएनए, मतलब जो कैसा संकर डीएनए है, अब संकर बोले के नाम चलो और याद आ गया, संकर डीएनए। संकर मतलब समझ रहे हो, इसमें दोनों के लक्षण होंगे, मतलब इसमें N14 और N15 दोनों पाए जाएंगे। ठीक है, और 15, अभी संकर डीएनए हो गया। ठीक है, और ये भी संकर डीएनए, क्योंकि यहाँ पर भी क्या, एक तो इसका मतलब पहले का डीएनए जो होगा, इसमें दूसरा कौन सा आ गया आपका, N15 और लगा दिया गया है। ठीक, चलिए, तो इसमें क्या देखा गया, तीसरे वाले में, तीसरे वाले ने देखा, इसमें जो है आपके सारे कैसे, मतलब हल्का तत्व है ना, N14 वाला है, N14 वाला कहाँ रहेगा आपका, बीच में रहेगा, ना हल्का रहेगा ना भारी रहेगा, बीच में रहेगा। ठीक है, ये कहाँ मिला, ये मिला मध्य में, ये मिला बिल्कुल नीचे, ये मिला मध्य में। ठीक है, दूसरा वाला कहाँ मिलता है, ये मिलता है आपका मिडल में मिलता है। ठीक है, ये कहाँ मिलता है आपका, मिडल में मिलता है। अब मिडल में मिलने का क्या रीजन है, क्योंकि यहाँ पर सेम चीज, क्या यहाँ पर कौन सा आएगा, यहाँ पर आएगा N14। ठीक है, N14 आएगा यहाँ पर, N14 आपका कहाँ रहेगा, मिडल में रहेगा। अब मिडल में रहने का रीजन क्या था, मिडल में रहने का रीजन क्या था,
चलिए, मिडिल में रहने का मतलब ये था क्योंकि यहाँ पर आपकी क्या है N14 और N15 दोनों के लोड थे, क्योंकि इसके बाद में दोनों एक इधर से जाएगा N14 वाला हाइब्रिड वाला और 14-15 दोनों आ जाएंगे। ठीक, तो ये आपका क्या रहेगा, मध्यम रहेगा। इसके बाद में क्या बचेगा, आगे जब जाएंगे N14-15 का जो थर्ड वाला मिलेगा, इसमें जो है आपका बीच में मिलेगा, एकदम हल्का होगा, वो ऊपर पहुंच जाएगा और आपका भारी रहेगा नीचे। ठीक है, तो ये मैं बना रहा हूं, ये हल्का हो जाएगा। ठीक है, और एक अब कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, ये कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो जो नीचे देखा गया, जो नीचे वाला डीएनए है, इसमें क्या रहा होगा, इसमें नाइट्रोजन 15 रहा होगा, भाई नीचे है। और इसमें क्या रहा होगा, इसमें नाइट्रोजन 14 रहा होगा। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन कौन सा रहा होगा, इसमें आपका 14 रहा होगा। अब तेरी क्या हुआ, नाइट्रोजन कौन सा रहा होगा, आपके 15 रहा होगा, मतलब थोड़ा सा बीच में रहा है और ऊपर रहा है। जो यहाँ पर क्या होता है, ये हाइब्रिड है, इसमें दोनों में, इसमें बात करेंगे तो इसमें बात करेंगे, इसमें दोनों हो सकते हैं और इसमें एक हो सकता है। ठीक, इस कंडीशन से ये सिद्ध हुआ, जैसे मैंने यहाँ प्रूव किया। ठीक है, इससे क्या हुआ, उपर्युक्त प्रयोग से सिद्ध हुआ डीएनए प्रतिकृति अर्धसंरक्षी विधि द्वारा होती है। अर्धसंरक्षी द्वारा होती है। ठीक है, कौन कौन सी प्रक्रिया है उसकी बात अलग, क्रिया विधि की हम बात करेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए हम बस इतना ही रखेंगे कि डीएनए जो है इसकी प्रतिकृति कैसे होती है। ठीक है, संरक्षित करता है या अर्ध संरक्षित करता है, कौन साइंटिस्ट है, कौन से रोल है, सबके मैंने यहाँ पर आपके एनसीईआरटी की और अदर बुक से जो भी मटेरियल मैंने इधर उधर से देखा वो मैंने आपके लिए यहाँ पर मतलब जो है सारी चीजें लिख करके प्रोवाइड करा दी हैं। उम्मीद करता हूँ फिलहाल में यहाँ तक सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी, और फिर भी आपको लग रहा है कोई भी चीज, कोई भी कहीं पर कोई भी टॉपिक समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट करिए। बाकी साथ हैं हम आपके। ओके।